हेलो वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। मैं दीपक परटे आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है यूनिट वाइज टेस्ट की, है ना। तो आज हम उसी सीरीज के तहत तीसरा टेस्ट लेके आए हैं। तीसरा टेस्ट का मतलब है कि यूनिट 10 का तीसरा यूनिट 3 का टेस्ट है आज। अरे यार ये सॉरी दिस इज अ बिग मिस्टेक। ओके, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, मैंने 2 कर दिया है ना। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। यूनिट 3 है ना। यूनिट है 3, यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 का टेस्ट है, ठीक है। ओ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, पिछली बार 2 घंटे हो गए थे और लास्ट वीडियो मतलब यूनिट 2 में लगभग 1.5 घंटा ही हो गया था। इस बार ट्राई करूँगा कि इससे भी कम समय हो, ठीक है। वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम है और तो जल्दी से शुरू करते हैं ना, चलो। और आज भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये आज टिक किया हुआ नहीं मिलेगा आपको, है ना। ऐसा टेस्ट मिलेगा जैसे आप न्यू टेस्ट लगाते हो ना, बिल्कुल वैसा पीडीएफ मिलने वाला है आपको। यहाँ पे लगाओगे, यहाँ तो लगा दूंगा मैं, लेकिन आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको न्यू टेस्ट लगभग है ना एकदम न्यू मिलेगा, बिना कोई निशान लगे हुए। मतलब मैं लगाऊंगा वो यहाँ पे शो नहीं होगा, है ना, मार्कर। तो आपको न्यू पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक बार आप फिर से लगा लेना। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो आज मत लगाना, आप कल लगाना, क्योंकि कल तक आप थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला भूल जाओगे, कुछ ही क्वेश्चन याद रहेंगे। तो आप जो आज की पीडीएफ मिलेगी आपको, आप उसको कल लगाना, है ना। रिवीजन भी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है ना। फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन है लेकिन रैपिड फायर करना है ना। यहाँ पे यूनिट 2 शो हो रहा है, ये गलत है। यूनिट 3 है ना, साहित्य शास्त्र अपना, पता है ना आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काव्यम रसात्मक काव्यम, काव्य रसात्मक काव्यम, रसयुक्त काव्य ही काव्य है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। सॉरी, वाक्यम वाक्य रसात्मक काव्यम, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, थोड़ा माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वाक्य रसात्मक काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वनाथ। भरत मुनि के रस सूत्र विभावानुभाव विभावानुभाव व्यक्ति विचार संयोग द्रास निष्पत्ति, ये बहुत लंबा है, इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है ना, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा। विभावानुभाव अभिव्यक्ति व्यभिचारी भाव, देखो विभाव, इसको ऐसे तोड़ते हैं ना, ऐसे क्यों आ रहा है। विभावानु, यहाँ से ना विभावानु भाव, ठीक है। विभावनु ऐसे थोड़ी टूटेगा यार, यहाँ से टूटेगा ना। विभावनु भाव व्यभिचारी संयोग
द्रास निष्पत्ति, ऐसे ही तोड़ना है। लगभग पूरा वाक्य याद ही कर लो, है ना। स्टार्ट में विभावना है, अनुभाव है और लास्ट में निष्पत्ति है। तो ये वाक्य किसका है, इसको याद करना है। यह प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे? इसके प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए पट्टलोलट, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी पटनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। कौन थे? ऑप्शन ए पट्टलोलट। ठीक है, इसके प्रथम व्याख्याता है पट्टलोलट। दूसरे कवि मतलब दूसरे काव्यशास्त्र की ज्ञाता सभी ने भी, मतलब आचार्यों ने भी इसमें व्याख्या की है, लेकिन सबसे प्रथम तौर पर अगर किसी ने व्याख्या की है तो वे हैं ये पट्टलोलट। ठीक है, पट्टलोलट ने की है। क्वेश्चन नंबर 3, साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किस आचार्य ने दिया था? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी पट्टनायक, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो सबसे पहले साधारणीकरण सिद्धांत का सबसे पहले किस आचार्य ने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? ऑप्शन सी पट्टनायक ने सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी कुंतक। किसका है? ऑप्शन बी भामा का है। ठीक है, ये जो पूरा कोट है ना, इसको आप याद कर लो। ठीक है, रट्टा मार लो, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। क्योंकि यूजीसी नेट में हर बार कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, या तो इसको सही जोड़ी बनाने, मतलब सही मिलान करने वाले क्वेश्चन में एक साइड में दे देता है, दूसरी तरफ आचार्य का नाम दे देता है, या फिर इसको ऑप्शन में दे देता है और क्वेश्चन में भामा को लगा देते हैं कि भामा की पंक्ति कौन सी है। लेकिन कैसे भी करके घुमा घुमा पर ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप अच्छे से रट लो। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। ठीक है, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, सॉरी, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन है, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, सुमेलित करना है। एक तरफ सिद्धांत दिया है और दूसरी तरफ आचार्य दिए हैं। ठीक है, सिद्धांतों में है उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, अनुमितिवाद, सी भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। और आचार्यों में है शंकुक है, पट्टनायक है, पट्टलोलट है और अभिनव गुप्त है। ठीक है, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 हमें सही सुमेलित करना है। सब सही सुमेलित क्या हो रहा है देखते हैं। तो उत्पत्तिवाद किसका हो सकता है? उत्पत्तिवाद पट्टलोलट का है। उत्पत्तिवाद पट्टलोलट का है। ठीक है, ये तो पता है हमें। अब इसके बिहाफ पर सही आंसर लगाना है। तो डी और ए तो ख़त्म नहीं, सी नहीं ख़त्म होगा भाई, सी में तो 3 है फर्स्ट में। ठीक है, बी और डी ख़त्म हो गए, तो हमारे पास बचा सी और ए। तो दूसरा हमें याद होना चाहिए। अभी देखो, दूसरे के बाद एकदम कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें बी में 1 है और मतलब ऑप्शन ए में बी में 1 है और ऑप्शन सी में बी में 4 है, तो हमें पता हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो अनुमितिवाद क्या होगा? अनुमितिवाद देखो, अनुमिति तो पता नहीं, लेकिन भुक्तिवाद के शंकुक है, सॉरी
नायक हैं, नायक जी हैं भुक्तिवाद के। लेकिन ये तो दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है। चलो देखते हैं अब आगे। अभिव्यक्तिवाद। अभी अभी एक बात आपको थोड़े से ध्यान रखना है ना, ठीक है, ये एक प्रो टिप्स कह सकते हैं इसको। तो जब भी आपको इस तरह से सिद्धांत और आचार्यों में कंफ्यूजन होती है हो जाती है ना, क्योंकि भूल जाते हैं लगभग इस चारों आचार्य ना कुछ एक जैसे ही लगते हैं, पट्टा पट्टा है ना। तो ये जो अभिव्यक्ति है ना, ये अभी इसको याद रखना। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो ये इसी का सिद्धांत है। अभिनव गुप्त का ही अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है। तो सिंपल है, बी का पहला आ जाएगा शंकुक, अनुमतिवाद शंकुक का है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रीतिरात्मक काव्यस्य रीति ही काव्य की आत्मा है। ठीक है, रीतिरात्मक काव्यस्य अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। यह उद्घोषणा किसने की है? ऑप्शन है दंडी ने की है, ऑप्शन बी वामन ने की है, ऑप्शन सी कुंतक ने की है, ऑप्शन डी आनंदवर्धन ने की है। किसने की है? ऑप्शन बी वामन ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। वक्रोक्ति संप्रदाय के संपादक कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो बहुत सही क्वेश्चन है, बता दिया सब कुछ। वक्रोक्ति के संपादक हैं कुंतक, तो बताने हैं, लेकिन कितने भेद बताए हैं? तो कुल 6 भेद बताए हैं, है ना। और मुझे लगता है कि आपने पढ़ा ही होगा, तो डिटेलिंग के लिए मैंने इसमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और समय बहुत कम बचा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डिटेलिंग अभी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी इससे आप थोड़ा बहुत तो रिवीजन हो जाएगा। मतलब लगभग हर यूनिट से 10 क्वेश्चन तो लगभग कैसे भी करके पूछ ही लेता है वो, है ना। तो 10 नंबर तो फिर भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप लगाओ बस। क्वेश्चन नंबर 9। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए मम्मट की है, ऑप्शन बी विश्वनाथ की है, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ की है, ऑप्शन डी आनंदवर्धन की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, पंडित राज जगन्नाथ की है। ये जो कोड्स आपको बार बार आ रहे हैं ना, ये कोड्स आप इसको कैसे भी करके याद कर लो। ठीक है, आप रट्टा मार लो। एक काम करो, इतने जितने भी कोड्स आते हैं ना, उन सबको लिखो एक पेज में और चिपका लो अपने सामने टेबल पे। टेबल के सामने चिपका लो और उसको देखते रहो बार बार। ठीक है, सुबह खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले और शाम को भी सोने से पहले। जैसे दवाई का टाइम होता है, फिक्स कर लो इसको देखने का, क्योंकि ये पूछेगा, कैसे भी पूछेगा। ठीक है, इसको चाहे तो आपको ऑप्शन में दे देगा या क्वेश्चन में डाल देगा या सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में डाल देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछ लेगा ये, इसलिए आप इसको याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। काव्य हेतु के संदर्भ में प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा? ऑप्शन ए भट्टतोत, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी वामन ने कहा। ठीक है, प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 10 किसने कहा था? भट्टतोत ने कहा था। भट्टतोत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु के त्रासदी के विवेचन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना गया है? ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी कथानक, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी गीत। आप ही सोचो, त्रासदी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो सकता है और क्या होना चाहिए? कथा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कथा। बिना कथा के कोई भी त्रासदी या फिर कोई भी आगे की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो सकती। हमें कथा ही नहीं पता है पूर्ण, तो पात्र कैसे बनेंगे? विचार भी हो सकता है ना, विचार भी, मतलब जब कथा ही नहीं पता है तो उसके ऊपर विचार कैसे करेंगे? विचार का मतलब ये है कि अगर हमें कथा पता है, जैसे कि कोई कहानी पता है, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे, जैसे नाटक बनाने का विचार है ना, तो ये उसके रूप में। और गीत तो बना ही नहीं सकते, है ना, अगर गीत बनाए तो कुछ ऐसे ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। रिलेट होने वाली चीज़ होना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है कथानक। क्वेश्चन नंबर 12, कवि अनुकर्ता है। कवि अनुकर्ता है और उसका सत्य सत्य से तिगुना दूर है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु का है, ऑप्शन बी प्लेटो का है, ऑप्शन सी लॉन्जाइनस का है, ऑप्शन सी हॉरेस का है। किसका है? प्लेटो का है। ठीक है, इसने कवि और कविता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो का दोनों का अनुकरण सिद्धांत है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा ही भिन्नता पाई जाती है। कभी यह ना कह दो कि आप समानता पाई जाती है, समानता नहीं, बहुत भिन्नता होती है ना। क्वेश्चन नंबर 13, विरेचन सिद्धांत का संबंध किससे है? विरेचन के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्लेटो से, ऑप्शन बी अरस्तु से, ऑप्शन सी क्रोचे से, ऑप्शन डी रिचर्ड से। तो विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था? आप सबको पता ही होगा, अरस्तु ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस रचना की भूमिका में काव्य भाषा का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए द प्रील्यूड, ऑप्शन बी द लिरिकल बैलेट्स, ऑप्शन सी बायोग्राफिया लिटरेरिया, ऑप्शन सी द वेस्ट लैंड। तो किस में क्या था? द लिरिकल बैलेट्स। थोड़ी सी खांसी हो गई है तो गला खराब लग रहा है मेरा, इसकी वजह से थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल पा रहा हूँ, है ना। लिरिकल बैलेट्स में काव्य भाषा की भूमिका के बारे में लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 15, कल्पना मानव मस्तिष्क की एक इक्की भूतात्मिका शक्ति है। फिर से पढ़ रहा हूँ, कल्पना मानव मस्तिष्क की एक ही भूतात्मिका शक्ति है। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी कॉलरिज, ऑप्शन सी शेली, ऑप्शन डी कीट्स। तो किसका है? ऑप्शन बी कॉलरिज का है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है ना। तो कल्पना के सिद्धांत, कल्पना नाम से जो भी आगे की सिद्धांत या फिर जो भी आगे की पंक्ति मिलती है वो कॉलरिज की हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 16, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन है? परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी आई.ए. रिचर्ड्स, ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन सी एफ.आर. लीवी। कौन है? क्वेश्चन नंबर 16, आई.ए. रिचर्ड्स। परंपरावाद, व्यक्तिक प्रज्ञा मतलब व्यक्तिकवाद, ये दोनों इलियट का सिद्धांत है ना। ठीक है, एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे ना, ब्राइटनेस की दिक्कत हो जाती है। चलो थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। ओके, सॉरी, है ना, थोड़ा तकलीफ हुई इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए एलियट, ऑप्शन बी रिचर्ड्स, ऑप्शन सी क्रोचे, ऑप्शन डी अरस्तु।
तो निर्व्यक्तिकतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सिद्धांत इलियट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, आइए रिचर्ड के अनुसार काव्य में मूल्य क्या है? ऑप्शन ए नैतिक शिक्षा, ऑप्शन बी मन के आवेगों का संतुलन, ऑप्शन बी सौंदर्यानुभूति, ऑप्शन डी सत्य का उद्घाटन। तो क्या है? ऑप्शन बी मन के आवेगों का संतुलन है। ठीक है, मूल्य मन के आवेगों का संतुलन है। ये मूल्य का सिद्धांत आइए रिचर्ड का सिद्धांत है ना। क्वेश्चन नंबर 19, उदात्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए लॉन्जाइनस, ऑप्शन बी हॉरेस, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। ये लॉन्जाइनस का है। ठीक है, ये सिद्धांत लॉन्जाइनस का है। क्वेश्चन नंबर 20, नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये यद्यपि आंदोलन के बाद चला। ठीक है, आंदोलन की बात ये चल रही है ना। ऑप्शन ए जॉन क्रोरेसम, ऑप्शन बी क्लिंट ब्रुक्स, ऑप्शन सी स्प्रिगॉन स्पीगॉर्न, ऑप्शन डी एलन टेट। किसका है? देखो एक बात बताता हूँ आपको, ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ना, इसमें बहुत सारे कवि हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका नाम याद करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ कवि मतलब कुछ आचार्य ऐसे होते हैं जो ऐसे ही विरले ही पूछ लिए जाते हैं, मतलब कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर इतना लोड नहीं लेना है। ये भी उनमें से ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी, तो लोड नहीं लेना है ना। गलत हो गया तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय काव्य शास्त्र में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन डी महिम भट्ट, ऑप्शन सी भोजराज। ठीक है, भोजराज और महिम भट्ट तो होंगे ही नहीं, कुंतक और क्षेमेंद्र की बात चल रही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई और एक हो सकता है ना, क्षेमेंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रस निष्पत्ति में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किसने माना? ऑप्शन ए पटलोलट, बी शंकुक, सी पटनायक या डी अभिनवगुप्त। किसने माना? ऑप्शन सी पट्टनायक ने माना। क्वेश्चन नंबर 23, काव्य दोषों की संख्या मम्मट ने कितनी मानी मुख्य रूप से? काव्य दोष की संख्या कितनी मानी मुख्य रूप से? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 70। तो कितनी मानी? कुल 70 मानी मुख्य रूप से। ठीक है, बहुत सारे उसमें से जो महत्वपूर्ण होते हैं वही आपको याद करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ 5 से 10 तक काव्य है तो याद कर लो, और लास्ट के 10 से 5 है ना, बीच के अंतर में कभी कभी पूछता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तो उसमें संभावनाएं होती है कि स्टार्टिंग के कुछ 5 या 10 के अंतर से पूछ लेता है, और या फिर लास्ट के 5 या 10 के अंतर से पूछ लेता है, तो हो सके तो उतना याद कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, यह पंक्ति रीतिकाल के किस आचार्य की है? जो शब्द शक्ति पर है। ठीक है, शब्द शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी भिखारीदास, ऑप्शन डी चिंतामणि। शब्द शक्ति की बात चल रही है ना। देव सही होगा, देव ने कहा है अभिधा उत्तम काव्य है। देखो मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, अगर आपके पास समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लगा सकते हो, है ना।
क्वेश्चन नंबर 25, काव्य यश यशे अर्थ कृते व्यवहार विंदे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, काव्य यश से अर्थ कृते व्यवहार विंदे। काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए है, ठीक है। इसका अर्थ है काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए है। काव्य प्रयोजन का यह प्रसिद्ध श्लोक किसका है? देखो एक बात बता दो आपको, ये जो श्लोक के बाद ये जो अर्थ लिखा है ना, ये मैंने लिखा है इम्प्रोवाइज करने के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए। ये जो है ना कि काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, आपको ऐसा ही मिलेगा बस, सिर्फ काव्य यश से अर्थ कृते व्यवहार विंदे, यही मिलेगा, है ना। तो इसमें किसमें मतलब ये श्लोक प्रसिद्ध है किसका है? ऑप्शन ए भरतमुनि का है, ऑप्शन बी मम्मट का है, ऑप्शन सी दंडी का है, ऑप्शन डी भामा का है। तो किसका है ये? 25 का बी, ठीक है, मम्मट का है ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? ऑप्शन ए मुख्य अर्थ का बोध कराना, ऑप्शन बी लक्षण अर्थ का बोध कराना, ऑप्शन सी मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न व्यंग्यार्थ प्रतीयमान अर्थ का बोध कराना, ऑप्शन सी केवल मुहावरों का अर्थ बताना। इसका क्या हो सकता है? आपको याद होगा, अगर आपने पिछली क्लास देखी है, कंटिन्यू मेरी क्लासेस देख रहे हो, तो आपको एक प्रो टिप्स, मतलब बोनस टिप्स दी थी मैंने, जिसमें कहा था कि जिस ऑप्शन में बड़ी व्याख्या की गई हो, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बताई गई हो, लगभग ऐसी संभावना होती है 80% लगभग की वो होता है ना, ये वही सही आंसर होता है। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। ये मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहूँगा, ऐसे क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है ना, ऑप्शन है ना, वो आते रहेंगे, क्योंकि ऐसे रियल में भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनल कृति पुनः क्वापि। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ना, श्लोक है थोड़ा संस्कृत का श्लोक है ना, तो ऐसे ही। तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलिंकृति पुनः क्वापि। यह वाक्य लक्षण किसका है? सॉरी, अगर आपको पढ़ने में मतलब कुछ समस्या हो रही है मेरी, तो क्षमा कीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मम्मट ने कहा है, ऑप्शन बी विश्वनाथ का है, ऑप्शन सी जगन्नाथ का है, ऑप्शन डी कुंतक का है। किसका है? ये लास्ट का जो क्विप है ना, इसको रट लिया है मैंने, है ना, इसको रट लिया है, और मैं बाकी पूरा जो शब्द, मतलब पूरा जो श्लोक है ना, मैं उसको भूल जाता हूँ, सिर्फ ये लास्ट का है ना, इसे याद करता हूँ, और इसको मम्मट जी से रिलेट करके रखा है मैंने। तो हमारा आंसर होगा मम्मट, ठीक है। तो इसके साथ मम्मट को याद कर लिया मैंने। अब श्लोक तो आता रहेगा, है ना, पूरा श्लोक मेरे से याद नहीं होता, तो मैंने इतना सा याद कर लिया है। जहाँ पर भी ये दो शब्द मिल जाते साथ में, पुनः और क्वापि, फिर तो लगा ही देता हूँ आंखें बंद करके मम्मट। आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय में केंद्रित है? ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन सी रस और ध्वनि, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। 28 का सी, रस और ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, इसमें सहृदय की अवधारणा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा?
क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, शुक्ल जी ने कहा, नगेंद्र ने कहा, या डी नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। ठीक है, एक और मैंने बोनस टिप्स दी थी जिसमें मैंने कहा था कि 90% से 80% संभावना होती है। उल्टा बोल रहा हूँ ना, परसेंट थोड़ा कम से ज़्यादा होता है, लेकिन मैं उल्टा करता हूँ क्योंकि ज़्यादा संभावनाएं होती है ना, इसलिए मैं उल्टा कर रहा हूँ, है ना। ज़्यादा संभावनाएं होती है कि हमारे शुक्ल जी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि 90% से 80, ठीक है, 80%, मतलब मेरा कैलकुलेशन उल्टा है ना, 90 से 80 की तरफ जा रहा हूँ, तो ज़्यादा संभावना होती है कि शुक्ल जी ही हो सकते हैं ऐसे कथनों में, है ना। आलोचना के मामले में भी बहुत शुक्ल जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा कहना यही आता है, जहाँ पर शुक्ल जी दिख जाते हैं ना, वहाँ पे लगभग, अगर आपको क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता है तो भाई साहब शुक्ल जी को ही लगा दो, है ना। बस यही कहना होता है मेरे, क्योंकि आपको पता तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है ना। आपको सही आंसर पता नहीं है तो शुक्ल जी हमारे लिए एक बहुत ही सेफ खेलने वाली चीज़ होती है ना। क्वेश्चन नंबर 30 सुमेलित कीजिए पाश्चात्य सिद्धांत, है ना। एक तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ है उनके सिद्धांतकार, है ना। तो दूसरी तरफ सिद्धांत है हमारे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और संप्रेषण का सिद्धांत है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है, विखंडनवाद का सिद्धांत है। दूसरी तरफ हमारे सिद्धांतकार दिए गए आई ए रिचर्ड्स है, कार्ल मार्क्स है, टी एस इलियट है और जॉक देरिडा है। देखो इसमें आपको क्या नहीं पता है मैं ये बताता हूँ, बताने के लिए वो नहीं हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ आपको क्या पता है। मुझे 100% याद है, दूसरे सभी इसके सिद्धांत का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक सिद्धांत आपको अच्छे से याद होगा, वो हमारे कार्ल मार्क्स का है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, है ना। कार्ल मार्क्स का है। तो इसको देखते हैं, ए का दूसरा, भाई साहब बी में, डी में, सी में है और ए में भी, फंसा दिया ना फिर से। अब एक और आपको याद रखना, लगभग मतलब 2 तो याद रहना ही चाहिए भाई, अभी एक से तो काम बनता नहीं है ना। एग्जामिनर भी आजकल ऐसे ही करता है, मैंने भी देख लिया है ना। तो एक से तो काम नहीं चलेगा, लगभग 2 याद होने चाहिए। संप्रेषण का सिद्धांत किसका है, ये याद हो गया तो फिर बल्ले बल्ले, है ना। संप्रेषण का सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स का है ना। मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत दोनों आई ए रिचर्ड के हैं। इससे हमारा सही आंसर निकल जाता है। यस निकल गया ना, क्योंकि ए सिर्फ ए में ही है। तो उसके बाद 3, सी का 3, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत टी एस इलियट का है और विखंडनवाद जॉक देरिडा। क्वेश्चन नंबर 31 काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी अप्पई दीक्षित, ऑप्शन सी भोजराज। कौन है काव्य मीमांसा के? राजशेखर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ध्वन्यालोक पर लोचन टीका किसने लिखा? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, ऑप्शन डी विश्वनाथ। देखो ये जो ध्वन्या है ना, लोक करके सिद्धांत है, ये ध्वनि संप्रदाय का है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आपको पता है? आनंदवर्धन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, देखो इसमें मुझे डाउट हो रहा है ना। ध्वन्यालोक अभिनव आनंदवर्धन का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बता रहा है कि अभिनव गुप्त है। अच्छा ठीक है, ये ध्वन्यालोक तो लिखा है ना, सॉरी माई मिस्टेक, ये टीका का है ना, टीका मतलब टिप्पणी, सबसे पहले टिप्पणी की है अभिनव गुप्त ने की है। हालांकि ध्वन्यालोक जो
इसके सिद्धांत के रचयिता हैं वो आनंदवर्धन है, लेकिन इसके ऊपर टीका लिखने के लिए सबसे पहले अभिनव गुप्त ने लिखा है ना, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। रूपक की कितने भेद माने गए हैं भरत मुनि या धनंजय के अनुसार? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 4। कितने माने गए हैं? 10। ठीक है, रूपक के कुल 10 भेद माने गए। क्वेश्चन नंबर 34। रसराज की उपाधि किस रस को प्राप्त है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन श्रृंगार में श आएगा ना, मैंने श लगा दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी शांति, श आएगा ना ऐसे, है ना, श्रृंगार ये वाला होगा। तो रसराज की उपाधि श्रृंगार ने ही पा रखी है, आप सबको पता ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्थायी भाव से, ऑप्शन बी सचारी भाव या व्यभिचारी भाव से, ऑप्शन सी विभाव से, ऑप्शन डी अनुभाव से। तो किससे है? सचारी भाव या व्यभिचारी भाव से। ठीक है, भाव देखो, भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि, ठीक है, भाव सबलता, ये सब संचारी भाव में आते हैं, ये व्यभिचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 36। चित्र तुरंग तुराग न्याय, चित्र तुरग न्याय का उल्लेख रस सूत्र की किस व्याख्याता ने किया था? ऑप्शन ए पटलोलट, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी पटनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। किसने किया था? ऑप्शन बी शंकुक ने किया था। ठीक है, चित्र तुरंग न्याय, और शंकुक का जो सिद्धांत है ना, उसके अंतर्गत न्यायवाद भी आता है ना। क्वेश्चन नंबर 37। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मिमेसिस का अर्थ क्या है? काव्य शास्त्र में मिमेसिस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विरेचन है, ऑप्शन बी अनुकरण है, ऑप्शन सी उदात्त है, ऑप्शन सी त्रासदी है, सॉरी ऑप्शन डी त्रासदी है। अनुकरण है मिमेसिस का अर्थ। ये मैंने इंग्लिश में लिया है ना, लिरिकल बेलेट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है लिरिकल बेलेट्स का प्रकाशन वर्ष क्या है? लिरिकल बेलेट्स किसकी रचना है, ये आपको पता ही होगा ना। स्वतंत्रतावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है इसको, है ना, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1802, ऑप्शन डी 1815। देखो ये बहुत पुरानी रचना है, तो 1800 में तो आती नहीं है, 1798 में आती है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। कॉलरिज के अनुसार मुख्य कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन किसके पास होती है? ऑप्शन ए केवल कवि के पास। ये तो हो नहीं सकता, मैंने आपको एक और प्रो टिप्स दी होगी, अगर आपने मेरी बाकी क्लासेस देखी है सच में, तो आपको याद होगा, है ना, और याद रहना भी चाहिए कि जहाँ पर केवल या नहीं शब्द दिखता है, वो डेफिनेटली 99% चांस होता है कि गलत है। 1% चांस होता है कि सही हो सकता है, लेकिन 99% चांस होता है गलत है। तो इसको आंखें बंद करके बोलो कट हो जाओ। देखो, केवल कवि, केवल दार्शनिक, अब दो हमारे पास है, दोनों में से हो सकते हैं ना। ऑप्शन सी प्रत्येक मानव के पास सामान्य ज्ञान, सामान्य जन, और ये फिर से केवल आ गया, केवल पागल व्यक्ति के पास। अब तो आंसर ही मिल गया ना, सी। ठीक है, सबके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 40। कविता भावों का स्वच्छंद प्रवाह है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी कॉलरिज, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी केट्स। ठीक है, किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है।
स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक इसे ही माना जाता है, मतलब इनकी ही रचना है ना, इनका ही सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 41, एस्थेटिक। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया सौंदर्य शास्त्र के संबंध में, है ना? बॉमगार्ट, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन सी क्रोचे। किसने किया था सबसे पहले, है ना, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग? देखो ये हमारे कॉन्टेक्ट के बाहर वाले क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया है तो इनका नाम बताना बहुत जरूरी है। तो बॉमगार्ट ने कहा था। ये हमारे सिलेबस से बाहर वाला है ना, लेकिन इसने शब्द का प्रयोग किया है। हमारे सिलेबस में एस्थेटिक्स करके एक रचना भी है, और ये शब्द हमारे यहाँ पे आता है। तो सौंदर्य शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसने कहा है सबसे पहले प्रयोग, क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस में वही पूछे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उनमें से अगर ये भी हो सकता है तो हमें अगर याद है तो हमारे 2 क्वेश्चन 2 नंबर बच सकते हैं। एक क्वेश्चन बच जाएगा तो 2 नंबर बच जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी, इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? ऑप्शन है पूर्वजों का अंधानुकरण, ऑप्शन सी अतीत के प्रति विद्रोह, ऑप्शन सी एक ऐतिहासिक चेतना जिसे परिश्रम से प्राप्त करना पड़ता है, ऑप्शन डी पुरानी रीतियों को जो का त्यों अपनाना। क्या हो सकता है आपके ख्याल से, बताओ कुछ। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको प्रो टिप्स दी है। अगर आपके पास प्रो टिप्स है तो आप अभी तक लगा चुके होंगे और खुश हो गए होंगे कि हाँ थैंक यू करके। अगर नहीं याद रखा आपने, मेरी प्रो टिप्स को मजाक में ले लिया है, तो फिर भगवान ही मालिक है ना। सी क्वेश्चन नंबर 43, काव्य में विडंबना और विरोधाभास किस समीक्षा आंदोलन के प्रमुख हथियार हैं? ऑप्शन ए नई समीक्षा, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी स्वच्छंदतावाद, ऑप्शन डी संरचनावाद। ठीक है, काव्य में विडंबना और विरोधाभास किस समीक्षा आंदोलन के प्रमुख हथियार है? हथियार के तौर पर यूज किया जाता है ना, जैसे तलवार, उसी तरह हथियार के तौर पर यूज किया। कौन सी समीक्षा है? हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, हम आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, तो जल्दी से हम लगा के उड़न होते हैं। नई समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 44, संरचनावाद के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सस्यूर, देरिदा, रोला पार्थ, फूको। ऑप्शन बनाने में बहुत जल्दबाजी कर लेता हूँ, मतलब कभी कभी बहुत सरल ऑप्शन दे देता हूँ, कभी कभी बहुत हार्ड, है ना। तो चलो छोड़ते हैं इसको, हम अपने टेस्ट पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन तो वैसे भी जो सही होना है वही होगा। सस्यूर, ये ससुर नहीं है ना, सस्यूर है, अस्यूर। ठीक है, मैं ही बोलने में गलत कर रहा हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, सॉरी है ना, माफ़ करना। थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पाता ना, तो इसलिए वजह से बार बार बोलेंगे तो आ जाएगा। ये पॉइंट मैंने बाहर से निकाले है ना, तो इसकी वजह से। संरचनावाद के जनक माने जाते हैं ना, इसको तो याद रखना। देखो संरचना में 2 कॉमन है, ये आधा एस को हटा के हम र समझ लेंगे तो सर, है ना, इससे आप मैच कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग स्थापत्य कला के संदर्भ में सबसे पहले किसने किया था? लियोतार्द, जेमसन, चार्ल्स जोक्स और बोद्रीलार्द। किसने किया था? चार्ल्स जोक्स ने कहा था।
उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग स्थापत्य कला के संदर्भ में किया है ना। उत्तर आधुनिकता को स्थापत्य कला के संदर्भ में बताया गया है, किसने? चार्ल्स जोक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वलनीलमणि, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। उज्ज्वल नीलमणि, ठीक है, ये सही लग रहा है ना। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, ऑप्शन बी जीव गोस्वामी, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। तो कौन है? रूप गोस्वामी है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 47, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान पश्चेत काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार हैं। ये श्लोक का अर्थ है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार हैं। काव्य शोभाकरण धर्मन अलंकरण प्रच्छेद, यह किसका कथन है? ऑप्शन में भामा का है, दंडी का है, या वामन का है, या उद्रट का है? किसका है? दांडी का है ना। इन्होंने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 48, भरत मुनि ने नाटकों में कितने रस माने हैं? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 11, डी 10। कितने भरत मुनि ने कितने माने हैं रस को? कितने रस को मान्यता दी है भरत मुनि ने? अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों को मान्यता मिली है? 8 को मिली है ना। शांत रस को रस नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 49, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए सुंदरदास का है, ऑप्शन श्याम सुंदरदास का है, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल का है, ऑप्शन सी नगेंद्र का है, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त का है। चलो बताओ भाई। इसमें मेरी टिप्स काम कर रही है, टिप काम करेगी। चलो ठीक है, आपने अगर टिप याद ही नहीं करनी है तो फिर क्या ही करते हैं। बी। क्वेश्चन नंबर 50, अजनबीपन का सिद्धांत किस संप्रदाय की देन है? एलियनेशन कहते हैं ना इंग्लिश में इसको, अजनबीपन को। ऑप्शन ए रूसी रूपवाद, ऑप्शन बी नई समीक्षा, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तो अजनबीवाद ये किस सिद्धांत के संप्रदाय की देन है? रूसी रूपवाद। क्वेश्चन नंबर 51, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये भी एक कोट है ना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विशेषोक्ति, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी असंगति, ऑप्शन डी संदेह। देखो ये कुछ एकदम सटीक पंक्ति लग रही है ना। असंगति वाली बात नहीं हो सकती, संदेह कर नहीं रहा है। और विभावना की तो पता नहीं, विशेष ऑप्शन बी आएगा, विभावना है ना, भाव को व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, औचित्य को काव्य का जीवित प्राण मानने वाले आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद बताए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 50। कितने माने हैं?
छह मंत्र ने कितने भेद माने हैं बताओ जल्दी से। आप क्या बताओगे, मैं बताता हूँ। 20 माने, 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, बिंबवाद इमेजिनेशन, ठीक है, इसको पूरा ऐसे कह सकते हैं, का संबंध, नहीं इमेजिनेशन तो कल्पना को कहते हैं, इमेजिन है, प्रतीक कह सकते हैं, प्रतीक, इसको प्रतीक कहते हैं बिंब को। नहीं, प्रतीक अलग होता है यार, कह सकते हैं एक अर्थ में पर्यायवाची का संबंध रूप से किस तत्व से है। बिंब का संबंध रूप के किस तत्व से है। ऑप्शन ए संगीतात्मक, ऑप्शन बी इंद्रियों द्वारा, सी विचारशीलता, डी अलंकारिकता। देखो इसमें लॉजिकल वाली बात है ना, बिंब कैसे बनता है, संगीत सुन के आपको बिंब बनता है, विचारशीलता से बनता है, अलंकारिता से बनता है, इंद्रियता या इंद्रियों द्वारा अनुभव है। बिंब कैसे बनता है, हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तो कैसे बिंब बनता है और क्यों बनता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बिंब बनाने का सबसे बड़ा रोल किसका होता है, दिमाग, इंद्रियता, इंद्रियों का रोल होता है सबसे ज़्यादा, वही बिंब बनाते हैं। हमारे कान बना देंगे क्या सुन के, सिर्फ सुनने के बाद कहाँ जाता है, दिमाग में। कोई भी स्टोरी सुनते हैं तो इमेजिन करने के लिए दिमाग में जो प्रोसेस होती है, इंद्रियां काम करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, काव्य में उदात्त तत्व का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है लॉन्जाइनस के अनुसार। ऑप्शन ए महान विचार, ऑप्शन बी भावों की प्रबलता, ऑप्शन सी अलंकार योजना, ऑप्शन डी गरिमामयी रचना विधान। क्या होगा, ऑप्शन ए महान विचार काव्य में उदात्त का सबसे प्रमुख स्रोत है, लॉन्जाइनस के अनुसार है ना, याद रखना। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन उद्देश्य बताए हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 6 या डी 8। कितने बताए हैं, सी 6 बताए हैं, 6 प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 56, मिथक का प्रयोग आधुनिक कविता में किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल पुरानी कथा सुनने के लिए, देखो केवल आ गया तो इसको कटी कर दो, है ना, केवल का रोल होता नहीं है, पता है आपको। ऑप्शन बी अतीत के माध्यम से वर्तमान स्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए। ऑप्शन सी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन डी धार्मिक प्रचार के लिए। देखो अब मेरे 2 प्रो टिप्स यहाँ पे काम कर जाएंगे, एक तो मैंने अप्लाई कर दिया है, दूसरा आपको अप्लाई करना है, बी। क्वेश्चन नंबर 57, शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28 और या ऑप्शन डी 30। देखो गलती से मैं बी को सी बोल देता हूँ, ये हो जाता है ना, अगर आप सुन रहे हो तो देख के समझना, मैं निशान सही लगाता हूँ, गलती से बोल देता हूँ ऊपर नीचे, है ना, तो क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 28 मात्राएं होती हैं हरिगीतिका में, हरिगीतिका छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने गुण और दोष माने गए हैं। कितने गुण और दोष माने गए हैं, कितने गुण दोष माने गए हैं। ऑप्शन ए 3 गुण और 3 दोष, बी 10 गुण और 10 दोष, सी 10 गुण 20 गुण 20 दोष और डी 5 गुण और 7 दोष। कितने माने हैं भरत मुनि नाट्य शास्त्र में। बी 10 गुण माने और 10 दोष भी माने उनके नाट्य शास्त्र में, है ना। क्वेश्चन नंबर 60, काव्य प्रकाश किस शैली का ग्रंथ है। ऑप्शन ए सूत्र शैली, बी
कारिका शैली, सी गद्य शैली, डी पद्य शैली। तो कौन सा होगा? बी कारिका शैली, काव्य प्रकाश कारिका शैली का है। कुछ नए क्वेश्चन लगेंगे, है ना। मैंने कुछ नए यूनिक बनाने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ गया है तो फॉर्म्स कितने डलते हैं आपको पता है। और जो फॉर्म्स डलते हैं ना, उनके हिसाब से जो एग्जामिनर होता है उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है आपको पता है? एग्ज़ाम से लोगों को, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको एलिमिनेट करना, मतलब बाहर निकालना। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को कम किया जाए। कैसे कम करना है? तो कम करने का तरीका यही है कि कुछ नए क्वेश्चन बनाए जाए। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाए जिससे देख के एक क्वेश्चन की वजह से बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं मतलब जो कम पढ़ के आता है, जो डीप में नहीं पढ़ता है उसको तो पता ही नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन देख के उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो उसको गलत करेगा ही करेगा, बाकी के आने वाले 2 क्वेश्चन भी गलत कर देगा। तो इसी तरह क्वेश्चन के साथ साथ इंसानों को भी बाहर निकालने का तरीका होता है, तो ऐसे नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं भी थोड़े नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है ना, आप 2 बार क्लास देख लो पूरी, है ना, रिविज़न कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन गया ना तो फिर तो बात ही अलग है कुछ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 61 है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? क्योंकि व्याकरण का है ना, बहुत भयंकर है, व्याकरण में ये सब होता है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी अपैहुनिति। ये तो ऐसे ही डाल दिया मैंने, इसका कोई वो नहीं है। उपमेय में उपमान क्या है? ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा होगा ना। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे सबसे पहले, उसके बाद में। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत के अनुसार कला क्या है? ऑप्शन ए बाह्य अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी आंतरिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी अनुकरण, या ऑप्शन डी देवीय प्रेरणा। क्रोचे के अनुसार बताना है ना। क्रोचे के अनुसार, क्रोचे के अनुसार आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 63, ध्वनि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2 लक्षणामूलक या अभिधामूलक, ऑप्शन बी 3 वस्तु अलंकार या रस, ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। क्या हो सकते, कितने हो सकते हैं बताओ? ऑप्शन ए होता है 2 होते हैं ध्वनि के भेद, एक लक्षणामूलक, दूसरा अभिधामूलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने हो सकते हैं? जल्दी से बताओ। अरे यार, मैंने एक फॉर्मूला दिया था, उसको तो यूज़ कोई करता ही नहीं है। चलो यार मैं ही करता हूँ। ऑप्शन बी 3 होते हैं। सागुरूपात्मक, सांगुरूपात्मक, निरुंगा सॉरी निरंग रूपात्मक, सांग रूपात्मक, निरंग रूपात्मक। ये सांग है ना, सांग रूपात्मक, निरुंग रूपात्मक और परंपरित रूपात्मक, परंपरित। क्वेश्चन नंबर 65, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किसने कहा? ए अभिनव गुप्त ने कहा, बी मम्मट ने कहा, सी जगन्नाथ ने कहा, कुंतक ने कहा,
किसने कहा? ए, अभिनव गुप्त ने कहा। क्वेश्चन नंबर 66, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द शक्ति को काव्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति या तात्पर्य शब्द शक्ति? किसको माना है शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण शब्द शक्ति, है ना? भाई साहब ने क्या कहा? लक्षण शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 67, नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया? नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया? ऑप्शन ए एलन टेट, बी रेसम, सी इलियट या डी रिचर्ड्स? किसने किया? नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रयोग, डिप्रेशन, ठीक है, तनाव को डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए एलन टेट ने कहा किया था। क्वेश्चन नंबर 68, प्रतीकवाद का आरंभ किस देश से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, जर्मनी से हुआ था या भारत से हुआ था? प्रतीकवाद का आरंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद है, बी महादेवी का है, सी शुक्ल जी का है या डी सुमित्रानंदन पंत जी का है? किसका है? हर बार जयशंकर प्रसाद नहीं होता, मैंने कहा था ना 90 से 80, मतलब अभी 80 या 30% तो हो सकता है ना, तो ये वही गलत है, प्रसाद जी का है। अभी भी लगाने लग गए होंगे ना। प्रसाद जी ने कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। क्वेश्चन नंबर 70, फैंटेसी का सबसे सधा हुआ प्रयोग हिंदी के किस कवि ने किया? ठीक है, ये तो लड्डू सा सवाल है लेकिन शायद आपके लिए ना हो। ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, सी नागार्जुन या डी निराला? किसने किया है भाई साहब, जल्दी से बताओ। जैसे कि मैंने कहा लड्डू सा क्वेश्चन है, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 71, रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? ऑप्शन ए अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? किसके दरबार के कवि थे? शाहजहां के थे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? अर्थ अलंकार नहीं है। ए उपमा, बी रूपक, सी यमक या डी उत्प्रेक्षा? ये शब्द अर्थात शब्द अलंकार है ना, मतलब अर्थ अलंकार नहीं है तो शब्द अलंकार होगा ना। सिंपल है। कौन सा है? मैं थोड़ा सा समय इसलिए देता हूँ ताकि आप लगा सको, है ना। उपमा है, ठीक है, यह शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार नहीं है। रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा ये अर्थ अलंकार है। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, ये यमक है ना। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये अर्थ अलंकार है, यमक शब्द अलंकार है। सॉरी, है ना, यमक है, यमक याद रखना, यमक है, शब्द अलंकार यमक है, अर्थ अलंकार में है उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा। सॉरी, माय मिस्टेक, थोड़ी सी गलती, छोटी सी गलती, माफ कर दीजिएगा अपना छोटा भाई समझ के। क्वेश्चन नंबर 73, भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 33। कितनी है स्थायी भावों की संख्या? आपने पढ़ा होगा ना, तो पढ़ने लायक चीज़ है, 8 है।
स्थायी भावों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार है ना, भरत मुनि ने कितने मन थे रस? 8। तो स्थायी भाव कितने होंगे? 8। सिंपल है, छोटा सा गणित है बस। क्वेश्चन नंबर 74, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? ये तो संरचनावाद के हैं, तो इसको हटाए दो। ऑप्शन ए जोग देरिदा, 3 में ही देना है, सी फूको या डी लकान। कौन हो सकता है विखंडनवाद का जनक? देखो आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने में एक ऑप्शन हट गया ना, अब सिर्फ 3 में ही लगाना है। लगाना बहुत जरूरी है। जोग देरिदा है विखंडनवाद के जनक। क्वेश्चन नंबर 75, काव्य में उदात्त तत्व ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? ए लैटिन भाषा, बी ग्रीक यूनानी भाषा, सी फ्रेंच भाषा या डी अंग्रेजी में लिखा गया था? ग्रीक में लिखा गया था, ठीक है। सुंदर वह है जो सामंजस्यपूर्ण हो। सुंदर वह है जो सामंजस्यपूर्ण हो। यह कथन किस सुंदर शास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए क्लासिकवाद या अभिजात्यवाद, जातवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद। सौंदर्य शास्त्र की बात कर रहा है, तो इसका संबंध मुझे लगता है स्वच्छंदतावाद से होना चाहिए, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना। हमें आंसर चाहिए, आंसर ऑप्शन ए क्लासिकवाद से या अभिजातवाद से। क्वेश्चन नंबर 77, मार्क्सवादी समीक्षक के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, बी समाज यथार्थ चित्रण और परिवर्तन, समाज का यथार्थ चित्रण और परिवर्तन, सी ईश्वर भक्ति, डी कला, कला के लिए। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी। ये वही बोनस टिप्स मैंने दी थी यार, प्रो टिप्स कह रहा हूँ मैं भी। कल बोनस कह रहा था, आज प्रो कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ऐसी वाली प्रो टिप हमेशा काम करेगी, है ना, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा बीच बीच में। लेकिन ना कहीं गायब भी कर दूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन में नेगेटिव में भी कर सकता हूँ ना। हमेशा आंखें बंद करके लगाने की कोशिश मत करना, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78। हर बार बोल रहा हूँ ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही, क्योंकि टाइपिंग में वहाँ पे श नहीं बन पाता है, तो ये बना देता हूँ मैं। तो मैं हर बार आपको लिख के दूंगा, है ना। श्रृंगार, भाई सब बजाया मत कर यार, मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। चलो ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये तो लड्डू सवाल है भाई साहब। ऑप्शन है हास, रीति, उत्साह, विस्मय। क्या है? अब तक तो बता चुके होंगे आप लोग, रीति। क्वेश्चन नंबर 79, 10 रूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए धनंजय, बी मम्मट, सी विश्वनाथ या डी अभिनव गुप्त। सिंपल है, धनंजय है, 10 रूपक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, काव्य में त्रासदी का कार्य करुणा और भय को जगाकर मनोविकारों का विरेचन करना है। यह सिद्धांत किसका है? फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। काव्य में त्रासदी का कार्य करुणा और भय को जगाकर मनोविकारों का विरेचन करना है, यह सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का है, ऑप्शन बी अरस्तु का है, ऑप्शन सी हिगेल का है या डी फ्राइड का है? किसका है? अरस्तु का है। त्रासदी का सिद्धांत किसका है, ये तो याद ही है ना। क्वेश्चन नंबर 81, अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? ए रुयक, बी कुंतक, सी अप्पय दीक्षित या डी जयदेव। ठीक है, जयदेव, डी से देव, ओके, ठीक है। इसका ए रुयक, ठीक है, रुयक। अलंकार सर्वस्व के रचयिता रुयक है। क्वेश्चन नंबर 82,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है या अनुप्रास है। पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। ओके, इसका क्या हो सकता है? दोहा है भाई। किसका दोहा है ये तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। आज का पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। हालांकि अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, इंटरेस्टेड लोग, लेकिन फिर भी वो आंसर देने में घबरा रहे, पता नहीं क्यों। उनको सही नहीं लगता है आंसर, या फिर मेरी क्लास नहीं सही लगती, या उनको लगता है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ना, बट इसको पता के क्या ही फ़ायदा। ठीक है, फिर आपकी जैसी मर्ज़ी, लेकिन मेरा क्वेश्चन देने का काम है तो मैं दे दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ये पंक्ति किसकी है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 83, मधुर्य गुण में किन वर्णों का निषेध मनाही है, होता है, निषेध होता है? ऑप्शन ए क ख ग, सी ट ठ ड ढ़ मधुर्य वर्णन, सी प फ ब या डी य र ल व। किसका होता है? बी का। इसका निषेध होता है मधुर्य गुण में, ट ठ ड ढ़। 84, रीति को मार्ग शब्द से किसने संबोधित किया? ए दंड ने किया, बी वामन ने किया, सी कुंतक ने किया या डी आनंदवर्धन ने किया। रीति को मार्ग शब्द से संबोधित करने वाले कौन है? जल्दी से बताइएगा। चलो हम बताते हैं, कुंतक ने कहा है। कुंतक ने रीति को मार्ग शब्द से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 85, काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? प्रतिभा, सी अभ्यास या डी बहुज्ञता शास्त्रों का ज्ञान या डी प्रेरणा। ठीक है, सी बहुज्ञता शास्त्रों का ज्ञान। मेरी प्रो टिप्स याद रखना है भाई, पहले आप कहीं और यूज़ ना करो, लेकिन मेरे यहाँ पर तो यूज़ करके देखना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे ना, तो आप ज़रूर मुझे याद करोगे कि हाँ, कोई तो था, खुद को सर बता रहा था। अच्छा, मैंने लिख भी रखा है साइड में, बर्थडे सर। तो बर्थडे सर बता रहा था। चलो, उनकी वजह से एक नंबर तो पक्का हुआ। बाकी जितने मैंने थंबनेल में लगाए हैं उतने नंबर तो, लेकिन एक नंबर तो पक्का हुआ। कुछ तो याद आएगा, है ना। वैसे मेरा नाम दीपक बर्थडे है, पूरा नाम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कवि की अनुभूति और पाठक की अनुभूति का तादात्म्य ही साधारणीकरण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नगेंद्र का है, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है या सी श्याम सुंदर दास का है या अभिनव गुप्त का है। किसका है? 86 का किसका है? ऑप्शन नगेंद्र। ठीक है, वो जो 30 से 20% का है ना, वही चांस यहाँ पे शुक्ल जी नहीं आएंगे, उसी की वजह से शुक्ल जी नहीं आ रहे हैं, नागेंद्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 87, संरचनावाद मुख्य रूप से किस पर जोर देती है? ऑप्शन ए लेखक के जीवन पर, बी पाठ की आंतरिक संरचना पर, सी पाठक की रुचि पर या डी इतिहास पर। बी पाठ की आंतरिक संरचना पर। 88, अंतर्विरोध को काव्य का अनिवार्य तत्व किसने माना? क्लीन ब्रुक्स, एलन टेट, रिचर्ड या इलियट। क्लीन ब्रुक्स, इसने अंतर्विरोध को काव्य का अनिवार्य तत्व माना। 89, कुवलयानंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? अलंकार शास्त्र है ना। अप्पय दीक्षित, जयदेव, मम्मट भामा। आंखें बंद करके लगाओ इसको।
ऐसे वाले जो ग्रंथ होते हैं बहुत फेमस है। ये कितनी ही बार PYQ मतलब UGC नेट कितनी ही बार पूछ चुका है इसको। ऐसे नहीं पूछता है कि कौन है इसके ग्रंथ, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है, वो तरीका अलग होता है उसका, है ना। वो सुमेलित करने वालों में पूछ लेता है, सुमेलित, ठीक है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ इसका नाम दे देगा, दूसरी तरफ अप्पय दीक्षित का नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे जोड़ी बनाओ, या फिर पूछ लेगा कथन निष्कर्ष में। बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है ना। अप्पय दीक्षित क्वेश्चन में हो सकते हैं और कुवलयानंद यहाँ पे हो सकता है, ऐसे भी करके पूछ लेता है, लेकिन पूछता है इसको तो बहुत IMP कह सकते हैं, ठीक है, याद रखो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 90, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, जुगुस्सा या घृणा, भय, सुख। विभत्स रस, इसमें क्रोध तो आता नहीं है, भय आता है, शोक होता है नहीं, क्या होता है? घृणा, जुगुस्सा होता है बी। क्वेश्चन नंबर 91, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं मम्मट के अनुसार? मुख्य श्रेणियां। ऑप्शन ए शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। ऑप्शन सी केवल शब्द दोष। ऑप्शन बी केवल शब्द दोष। ऑप्शन सी पद दोष और वाक्य दोष, या डी वर्ण दोष। क्या हो सकता है? ठीक है, इसको तो पहले हटा ही देना था यार, हमारे पास फिर 3 ही ऑप्शन थे, उसमें से ऑप्शन ए आएगा शब्द दोष, अर्थ दोष या रस दोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, एक मिनट, सॉरी, विभत्स रस का तो जुगुस्सा ही आना चाहिए। हाँ सही है, जुगुस्सा ही है। इसका तो ए ही आएगा। क्यों कंफ्यूज हो रहा था भाई साहब? अच्छा, मुझे लगा था कि 92 क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं, मैंने 92 क्वेश्चन मिस कर दिया। चलो आज 99 क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे पूछ लूँगा लास्ट में, है ना, अब वहीं से बता देना। 100 क्वेश्चन पूरे करके ही रहेंगे आज। अभिधा पुच्छ, अभिधा पुच्छ, अभिधा की पूछ, अभिधा पुच्छ, अभिधा की पूछ किससे कहा गया है? ऑप्शन है लक्षणा को, बी व्यंजना को, या सी तात्पर्य वृत्ति को, या डी अलंकार को। अभिधा की पूछ किसे कहा गया? लक्षणा को कहा गया है, अभिधा की पूछ लक्षणा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर संरचनावाद में लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की थी? ए रोला बार्थ, सी देरिदा, डी फूको, सी फूको, डी लंकन। बी में देरिदा है, किसने किया था? रोला बार्थ ने कहा है कि उत्तर संरचनावाद में लेखक की मृत्यु हो जाती है। 95, इसमें फिर से श्रृंगार ऐसे आएगा, ये मेरी गलती है और मैं इसे खुले तौर पर मान रहा हूँ, ठीक है। तो श्रृंगार और हास्य रस में कौन सी वृत्ति शैली प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए केशिकी, सी सात्विक, डी आर भट्टी, या डी भारती। केशिकी शैली, श्रृंगार और हास्य रस में कौन सी वृत्ति होती है? केशिकी वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 96, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया? चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया। ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी भट्टलोलट, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। ऑप्शन ए शंकुक ने।
क्वेश्चन नंबर 97, काव्य प्रकाश में उत्तम काव्य किसे कहा गया है? ध्वनि को, बी गुणभीत व्यंग्य काव्य को, या सी काव्य चित्र काव्य को, या डी अलंकार प्रधान काव्य को? किसको उत्तम काव्य माना है? ऑप्शन ए, ध्वनि को उत्तम काव्य माना है। साहित्य समाज का दर्पण है, यह सामान्य कथन किस युग की देन है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, या डी छायावाद युग? किस युग का है? द्विवेदी युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 99, अलंकार को काव्य की अस्थिर परिवर्तनशील शोभा किसने माना, जबकि गुण को नित्य स्थायी माना है? ऑप्शन ए वामन ने माना है, बी दंडी ने माना है, या सी पामा ने माना है, डी आनंदवर्धन ने माना है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कवि ने माना होगा, तो कौन है इसमें? वामन। ये सेकंड लास्ट है ना, लास्ट नहीं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया। हमने नहीं, मैंने, सॉरी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार वाणी की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? हृदय की रस दशा मुक्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो वाणी की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? रस दशा में ए अलंकार, बी कविता, सी संगीत, या डी मोक्ष? वाणी, वाणी क्या हो सकता है? संगीत होगा ना? नहीं भाई साहब, अलंकार होगा। वाणी की मुक्त अवस्था अलंकार कहलाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, है ना? और उसका आंसर आप ही बताओगे, मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो चलो पूछते हैं। अलंकारवाद के संप्रदाय, मतलब अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन जी, लेकिन उनका जो सिद्धांत, उनका जो ग्रंथ है अलंकारवाद का, वो ग्रंथ कौन सा है, अर्थात उसका नाम क्या है? ग्रंथ का नाम आपको कमेंट में बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, उनका ग्रंथ कौन सा है जो अलंकार से रिलेटेड है, वही बताना है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। भले ही कुछ समस्याएं हो, मैं अभी थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ, कहा जाए तो अनुभवी नहीं हूँ। मैंने अभी अभी टीचिंग स्टार्ट की है, तो बहुत सारी गलतियाँ करूँगा। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक करूँगा, बोलने में कोई लहजा मेरा थोड़ा ख़राब हो सकता है। मतलब एक एज अभी तक मैं उस स्टूडेंट ही फील कर रहा हूँ, खुद को एक छात्र समझकर ही हर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी जो टीचिंग में है वो थोड़ी सीरियसनेस कम हो सकती है। ठीक है, और अभी तक ठीक से मैंने सीखा नहीं है कि कैसे क्या पढ़ाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे जो कंटेंट होगा उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं रहने दूंगा। हर एक चीज़ बेस्ट दूंगा और ऑथेंटिक देने की पूरी कोशिश करूंगा, किसी भी चीज़ में कमी नहीं रहेगी। हाँ, अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप ज़रूर समझोगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है इतना विशाल है, इतना बड़ा है, और वहाँ पर बहुत सारे मतभेद भी देखे जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हिंदी साहित्य तो आपको पता होगा कि साहित्य में काफ़ी मतभेद भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी
ऑथेंटिक चीज़ें अवेलेबल है तो हम उन्हीं पर बात करेंगे जो ऑथेंटिक है, ठीक है। और अगर कुछ गलतियाँ होती है तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं खुद को धीरे धीरे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अनुभव तो आपको पता ही है, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक अनुभव हमें प्राप्त होगा नहीं। तो कुछ करते रहने से ही अनुभव मिलेगा। तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मेरे खुद के अनुभव को बेहतर करूँगा और आपकी तैयारी में एक बहुत ही बड़ी बाधा के निदान के तौर पर मैं अपना योगदान दूंगा। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी निदान रखा है, निदान हिंदी साहित्य। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे शिक्षा में है ना, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हमारे जो छात्र होते हैं उनमें पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बाधाएं के तौर पर कहा जा सकता है तो ऐसी बाधाएं होती हैं, सबसे बड़ी बाधाएं होती है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जो बच्चे गांव से आते हैं। मैं खुद गांव से आता हूँ। अगर कहा जाए तो लोअर मिडिल क्लास, काफ़ी ज़्यादा ही मिडिल क्लास, बहुत, अब ठीक है इतनी नहीं कह सकते लेकिन है ना, तो इस टाइप से आता हूँ। तो मुझे खुद अनुभव है कि किस तरह से मैं अपनी तैयारी करता हूँ और किस तरह से अपना जो जीवन है वो जी रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। ये मुझे अनुभव है। तो बाकी जो और भी है मेरे जैसे, तो उनकी भावनाओं को समझता हूँ। उन्हीं को समझते हुए मैं इस चैनल का मैंने शुरुआत की है। तो यहाँ पर आपको अभ्यास के तौर पर कोई भी कमी नहीं रहेगी, ठीक है। अभी एमपी सेट के लिए टारगेटेड मैंने यूनिट 10 के लिए 10 टेस्ट मैंने किए हैं, मतलब यूनिट वाइज टेस्ट ला रहा हूँ मैं और आगे भी लाता रहूँगा। और जब तक ये सेट का ख़त्म नहीं हो जाता तब तक लेके आऊँगा। अर्थात में से पूरे दिन ख़त्म ही हो जाएंगे, 10 दिन होते होते, तो जारी रहेगा। और लास्ट में आपको एक मिक्स टेस्ट मिलने वाला है जो मैंने कहा है, और वो देखे रहूँगा किसी भी हालत में, है ना। तो एक मिक्स टेस्ट होने वाला है हिंदी साहित्य का लास्ट में। हमारी डेट फिक्स हो चुकी है, 28 को मिलेगा आपको, ठीक है। 28 फरवरी को मिलने वाला है वो टेस्ट। तो आप वो टेस्ट लगा कर ही जाइएगा, है ना। और आगे की जब तैयारी, आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हो तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए। तो मैं आपके साथ हर एक इन्फॉर्मेशन साझा करता रहूँगा, ठीक है। और आपकी तैयारी में एक सफलता की जो कील होती है ना, वो लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको यहाँ प्रैक्टिस से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। अभी तो मैं प्रैक्टिस पर ही ध्यान दे पाऊँगा क्योंकि मेरी जो टेक्निकल टीम, मतलब मैं खुद ही हूँ, तो टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे पूर्णतः अवेलेबल नहीं है। मैं ये सब वीडियो एक मोबाइल से बनाता हूँ और वगैरह पीडीएफ वगैरह भी सब तैयार करता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना। जैसे जैसे इम्प्रूव होगा, खुद को डेवलप करूँगा, जिस तरह से मेरा अनुभव बढ़ेगा उसी तरह से मैं अपने कंटेंट में और टेक्निकल टीम को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। इसी तरह मैं आप मेरे साथ बने रहिए। और क्या कहना है, ठीक है, बस इतना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट में, ठीक है ना। यूनिट 4 है हमारा, वैचारिक पृष्ठभूमि। तो अगर हो सके तो आप तैयारी करके आ जाइएगा, है ना। हालांकि वैसे रिकॉर्डेड वीडियो तो इसमें क्या ही दिक्कत है, फिर भी लगाने की कोशिश करना है ना। आंसर देखने की कोशिश नहीं करनी है, लगाने की कोशिश करना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से लगाने की कोशिश करना है, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, है ना। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। थैंक यू।